स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लासेज में। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम नया चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे, जो चैप्टर नंबर 8 है कार्बन एवं उसके यौगिक उनका हम अध्ययन करेंगे। पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमारा जो पिछला जो चैप्टर था 7 था, उस चैप्टर के हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया था, तो आपको उसको अध्ययन करना है। नहीं किया तो वापस से जाके आप वीडियो देख लो, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 8, ठीक है। क्या है वो? कार्बन है। तो कार्बन है, तो कार्बन आपका आवर्त सारणी के अंदर है, वो कितने नंबर पे आता है? परमाणु क्रमांक होता है उसका 6, ठीक है। तो कार्बन एक विशेष तत्व है। क्यों विशेष है? क्योंकि प्रत्येक जो जीवधारी होता है, प्रत्येक जो जीव होता है, जो भी मतलब जीवित प्राणी होता है, उस जीवित प्राणी के अंदर और मृत प्राणी के अंदर, मतलब जो भी बोल सकते हैं, जो भी सजीव होते हैं, ठीक है, निर्जीव के अंदर भी आते हैं, तो सजीव जितने भी होते हैं उन सब के अंदर कार्बन पाया जाता है। कुछ ना कुछ मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। आपने है वो जैसे सुना होगा कि जैसे 1000 साल पुराना एक मान लो कोई अवशेष मिला या 10,000 साल पुराना अवशेष मिला, तो उनकी आयु कैसे याद की जाती है? तो उनकी आयु ज्ञात की जाती है, मतलब जो भी हो, जो भी अवशेष हो या कोई भी हो, ठीक है, उसके खत्म हो जाने के बाद में भी वहां पर कार्बन की मात्रा रहती है। तो उस कार्बन की मात्रा को जो विघटन की दर होती है उसी को माप करे वो क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। उसकी जो भी उम्र होती है कि भाई 1000 साल पुराना है, 10,000 साल पुराना है, 100 साल पुराना है, उसके माध्यम से क्या ज्ञात कर ली जाती है? उसकी मतलब जो आयु है वो ज्ञात की कर ली जाती है। जो हमारा अगला जो चैप्टर आएंगे उनमें मतलब वहां पर आपके जीवाश्म वगैरह वहां पर बताए जाएंगे। तो ये जो विधि होती है इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग विधि। आयु ज्ञात करने की जो विधि होती है ना जीवाश्म की, वो उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग विधि। कहने का मतलब कार्बन क्या है? एक विशेष तत्व है जो प्रत्येक जीवधारी के अंदर पाया जाता है। तो इसका मतलब कार्बन का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो कार्बन, तो एक आपका होता है कार्बनिक पदार्थ और एक होता है अकार्बनिक पदार्थ। जो अभी तो आपको नहीं पता, जैसे आप अगर 11th में जाओगे, ठीक है, 11th और 12th में जाओगे, तो वहां पर आप 11th और 12th में देखोगे तो आपको बोली जाएगी एक तो केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान, क्योंकि अभी हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो रसायन विज्ञान के अंदर है वो क्या होगा, 11th के अंदर है वो या 12th के अंदर है वो दो भागों में बांटा जाएगा केमिस्ट्री को। एक बांटा जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक बांटा जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी क्या होती है देखो, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक, मतलब जिन तत्वों में या जिनमें है, जिन यौगिकों में कार्बन आता है उनको कार्बनिक मतलब केमिस्ट्री बोलेंगे, और जिनमें कार्बन नहीं आता उसको अकार्बनिक बोलेंगे। तो सबसे पहले एक व्यक्ति थे जो 1800 के आसपास है, उन्होंने बताया कि कार्बन को हमें, जो कार्बनिक यौगिक है उनको हमें किसी अन्य चीजों के माध्यम से नहीं बना सकते हैं, प्रयोगशाला के अंदर नहीं बना सकते हैं। वो केवल जो जीवधारी होते हैं, जो भी जीव जंतु होते हैं, उन्हीं के अंदर कार्बन रहता है, उन्हीं से क्या बनते हैं? कार्बनिक यौगिक बनते हैं। तो इसका खंडन करते हुए फिर 1828 या 30 के आसपास एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया, जो एक कार्बनिक यौगिक है एक कार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक बना दिया। और फिर ये प्रयोगशाला विधि चलती रही, और आज हमारे पास में जैसे ये पोटास वगैरह जो भी मतलब खाद उर्वरक होता है, वहां पर भी हमारा ये जो कार्बनिक यौगिक वो कार्य आते हैं। बहुत सारी चीजों में जो भी आपके दवाई वगैरह बनते हैं वहां पर भी काम में आता है। तो अगर बात करें कि सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ, कि सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक को बनाया गया था? अकार्बनिक के द्वारा। तो देखो सर्वप्रथम है क्या किया, यहाँ पर यौगिक लिया NH4 SO4 NH4 SO4, इसको बोलते हैं अमोनियम सल्फेट। क्या बोलेंगे? अमोनियम सल्फेट। तो प्रयोगशाला के अंदर एक अभिकारक ये ले लिया गया, उसके साथ में लिया गया पोटेशियम साइनेट, ठीक है। तो दो आपके लिए गए अभिकारक। अब इन अभिकारकों को क्या किया गया? गर्म किया गया, ठीक है। एक ले लिया अमोनियम सल्फेट और एक लिया पोटेशियम साइनेट, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इनकी अभिक्रिया हुई तब यहाँ पर बना अमोनियम साइनेट, मतलब NH4CNO, ठीक है, इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट। अब एक तो अमोनियम साइनेट का निर्माण हो गया और एक बन गया आपका पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। ये दो यौगिकों का निर्माण हो गया। कहने का मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि प्रयोगशाला के अंदर सर्वप्रथम पहली बार है वो एक कार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ बनाया गया। कार्बनिक पदार्थ मतलब ऐसा मतलब उत्पाद जिसके अंदर कार्बन हो और नाइट्रोजन हो, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाले जो यौगिक होते हैं उनको कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखो नाइट्रोजन था, लेकिन इस अभिकारक के अंदर कार्बन नहीं था ना यहाँ पर, और यहाँ पर देखो कार्बन था लेकिन इसके साथ में कहीं पर भी हाइड्रोजन नहीं था,
ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो यौगिक बनते हैं ना, उनको ज्यादातर उन्हीं को बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे को ऐसा आएगा, ये सारे क्या आपके अकार्बनिक है, तो इन अकार्बनिकों से हमारे को एक ऐसा यौगिक बनाना है जिसके अंदर कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो और नाइट्रोजन भी हो। तो यहाँ पर क्या बन गया, जैसे अमोनियम सल्फेट, भाई आपको पता है कि अमोनियम के ऊपर क्या आता है, प्लस आवेश आता है, तो ये यौगिक कैसे बना पता चल गया होगा आपको। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे वापस से ये बन गया, अब वापस से इसको गर्म किया गया, किसको गर्म किया गया, NH4CNO को केवल। तो इसको जब गर्म किया गया तो गर्म करते हैं यहाँ पर बन गया NH2CONH2, क्या बन गया, NH2CONH2। और ये क्या होता है, ये होता है आपका यूरिया। क्या होता है, यूरिया होता है। और इसमें देख लो कार्बन के साथ में क्या हाइड्रोजन नहीं आ रहा है क्या, ये देखो कार्बन के साथ में हाइड्रोजन आ रहा है, नाइट्रोजन भी आ रहा है। इसका मतलब ये क्या आपका कार्बनिक यौगिक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से वो अकार्बनिक यौगिक से किसका निर्माण हो गया था, कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो गया था। तो आप यहाँ पर सबसे पहले ये मतलब इसको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ प्रयोगशाला के अंदर। तो आप वहां पर क्या बोलोगे कि सर्वप्रथम है वो किसका निर्माण हुआ, सर्वप्रथम एक कार्बनिक पदार्थ अमोनियम सल्फेट के माध्यम से वो यूरिया का है, वो क्या हुआ, निर्माण हुआ। यूरिया का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और सीधी सी बात है, ये अभिक्रिया तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये अगर ये पता होगा तो ये आसान है भाई। यहाँ पर जो के को क्या कर दो आप यहाँ पर लेकर जाओ, के यहाँ पर के ऊपर प्लस होता है इसलिए यहाँ पर K2 हो जाएगा, तो ये K2 आ गया। और यहाँ पर NH4 है तो NH4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी प्लस आवश्यकता है, एक NH4 के ऊपर भी प्लस आवश्यकता है। जब ये K प्लस निकलेगा तो यहाँ पर एक NH4 प्लस आ जाएगा, तो इसमें कोई अंदर थोड़ी है, ठीक है। फिर इसको क्या कर दोगे, वापस से गर्म करोगे, गर्म करते यहाँ पर एक किस्म आ जाएगा आपका जो NH4CNO है, वो किस्म भाई यहाँ से दो हाइड्रोजन निकल गए और वो दो नाइट्रोजन निकल के कहाँ पर चले गए, इसे N के साथ में, तो यहाँ पर भी NH2 और यहाँ पर भी NH2 और O इसके पास में आ गया। तो ऐसे याद रखो CO और CO के दोनों साइड में क्या है, NH2 है, ठीक है। ये तो हो गया आपका कार्बनिक यौगिक के उसका सर्वप्रथम किस प्रकार से संश्लेषण किया गया। अब हम देखते हैं कार्बन के बारे में कि कार्बन की क्या विशेषता या कार्बन है क्या, तो उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो कार्बन की विशेषताएं, कार्बन की विशेषताएं। तो कार्बन की पहली विशेषता की बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है आपका कितना होता है, 6 होता है कि नहीं होता है, तो ये होता है ना 6 होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, C6 और ये 12, ये भी आपको याद नहीं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और परमाणु भार है वो कितना होता है आपका 12 होता है। परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 12 होती है, ठीक है। तो ये C6 से 12 हो गया। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कार्बन के अंदर बात करें तो हम निकाल चुके हैं कि ये क्या होता है आपका Z होता है ना, तो Z के बराबर क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, और उसी के बराबर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। जब तक कि कोई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कब बराबर रहेगा, जब तक कि कोई उस पर आवेश ना आ जाए, उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर इसके लिए कार्बन के लिए परमाणु क्रमांक होगा 6, प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 6 होगी, Z के बराबर होती है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर कोई ऊपर आवेश नहीं है तब यहाँ पर Z के बराबर होगी, मतलब ये भी 6। और न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन क्या होता है आपका, न्यूट्रॉन है वो कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन निकालने देखो बच्चे भूल जाते हैं, निकालने का तरीका क्या है कि आप ऐसे याद रखो कि न्यूट्रॉन पाया किसमें जाता है, न्यूट्रॉन ये तो पता रहेगा ना भाई, इलेक्ट्रॉन बाहर गति करता है, न्यूट्रॉन किसमें पाया जाता है, नाभिक के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, नाभिक के अंदर। नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन, और साथ में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है ना। तो इसका मतलब, और हमने यहाँ पर रदरफोर्ड वगैरह वहां पर नियम में हमने पढ़े हैं कि जो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो कहाँ पर स्थित होता है, नाभिक में स्थित होता है। इसका मतलब इसका जो संपूर्ण द्रव्यमान होगा वो किसके बराबर होगा भाई, नाभिक के अंदर जो भी चीजें हैं उन्हीं के बराबर होगा। तो नाभिक के अंदर क्या है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो यहाँ से आप न्यूट्रॉन नहीं निकाल सकते हो, न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस का P, क्या हो जाएगा A माइनस P, या N बराबर क्या हो जाएगा A माइनस का कितना हो जाएगा Z। P क्या है आपका Z ही तो है, ठीक है, बराबर है ना, यहाँ पर P Z बराबर होते हैं इसलिए। तो यहाँ पर N कैसे निकालोगे, A माइनस Z, A कितना है 12 है, और माइनस Z कितना 6, मतलब A भी कितना आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। तो ये इस प्रकार से आपको कार्बन के पता चल गया कितने इसके पास में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये होते हैं। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट बात है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके बारे में मैंने अध्ययन मतलब करवाया था आपको, जो पिछले चैप्टर था उसमें बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना होता है। उसका क्रम होता है 1s2, फिर आता है 2s2, फिर आता है 2p6,
अब यहाँ पर 6 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पर देखो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब 2 और 2 कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर कितने बचे, बीच का 6 में से 4 भर दिए, कितने बचे, 2 ही बचे ना। तो इसका मतलब p के अंदर 6 भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में है कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ये किसका विन्यास हो गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसके बारे में बात की थी मैंने कि यहाँ पर 1s से 2s क्यों आता है। 1s क्यों आया, क्योंकि जो पहला कोष होता है, पहले कोष के अंदर केवल एक ही उपकोष आता है। मैंने बताया था ना कि असल में इलेक्ट्रॉन कहां पर नहीं भरे जाते हैं, कोष में नहीं भरे जाते, कहां पर भरे जाते हैं, उपकोष में। और उपकोष में भी नहीं भरे जाते हैं, कहां पर भरे जाते हैं, कक्षकों में भरे जाते हैं। तो जैसे ये कोष है, तो कोष के अंदर कौन को, पहले कोष के अंदर कौन सा उपकोष होगा, तो आपको मैंने बताया था कि आपको ये याद रखना है कि जैसे sp-d-f है, इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, sp-d-f ये उपकोष होते हैं, कोष नहीं होते। कोष तो K-L-M नहीं होते हैं। उपकोष कौन से होते हैं, sp-d-f, ये सारे क्या होते हैं, आपके उपकोष होते हैं। तो s उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो s में कितने भरे जाते हैं, s में भरे जाते हैं 2, p में कितने भरे जाते हैं, p में भरे जाते हैं 6, d में कितने भरे जाते हैं 10, और f में कितने भरे जाते हैं आपके 14 भरे जाते हैं। कैसे भरे जा रहे हैं, ये कैसे 2, 6, 10 से कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो उसके लिए मैंने बताया था कि आपको इसका फॉर्मूला होता है 2l+1। क्या होता है, 2l+1, और इसका अगर लगा दोगे 2। ठीक है, कक्षकों की संख्या चाहिए, कक्षकों की संख्या चाहिए भाई। s उपकोष है, ये उपकोष है, और उपकोष के अंदर क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। ठीक है, उपकोष के अंदर ही कक्षक होते हैं। अगर कक्षकों की संख्या चाहिए होती है तब आपको सीधा फॉर्मूला लगेगा 12+1। और कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए होती है, कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे भाई, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुई ना। तो अगर ये फॉर्मूला आपको लगाना है, और l यहाँ पर क्या है, l के s के लिए l का मान होता है आपका कितना 0, और p के लिए होता है 1, और d के लिए होता है 2, फिर इसके लिए 3। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो कि s के अंदर कितने आएंगे। तो आप इस यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ 2l का मान 0+1 कितना आ गया, 2 × 0 0, मतलब 0+1 मतलब कितना आ गया, सीधा बराबर 2। फिर यहाँ पर रखो 2 इंटू, यहाँ पर 2 इंटू l का मान कितना होता है, 1 होता है, 1+1 मतलब कितना हो गया, 1 और 3, सॉरी 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। इसके बारे में पहले बात कर चुके थे, इतनी डिटेल में हम जाएंगे नहीं। तो ये आपको पता चल गया कि s कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और पहले कोष के अंदर हम बोलते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसका मतलब पहले कोष के अंदर कितना उपकोष होगा, एक ही उपकोष होगा, कौन सा, s होगा। दूसरे में कितने भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, कोष में 8 भर सकते हैं। तो 8 भरेंगे तो 8 किस किस में भरे जाएंगे, एक तो आपके एक s उपकोष में और एक p उपकोष में, क्योंकि p में 6 और s में 2, इसलिए यहाँ पर s और p आ गए। तो यहाँ पर कौन से s और p है, क्योंकि यहाँ पर भी तो s है, यहाँ पर भी s है, तो ये बोल देंगे 1s है, और ये कौन सा 2s है, और ये कौन सा है 2p है। अब यहाँ पर पता चल गया ना, यहाँ पर 2p क्यों नहीं आया, या 1p क्यों नहीं आया, 1p क्यों नहीं आया, क्योंकि पहले कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, 2 ही भरे जाएंगे, और 2 भरेंगे तो यहाँ पर पहला आपका s उपकोष आएगा, उसके आगे बाद में आगे आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, कहने का मतलब आपको इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जाना नहीं, लेकिन ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको आपको याद रखना है कि पहले 1s आएगा, 2s आएगा, 2p आएगा। सिंपल भाषा में आपको समझा दी, इसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, ये चीज याद रखो, बस आसानी से आ जाएगा आपका आंसर। अब देखो ये तो होगी इसकी दूसरी विशेषता। अब आगे देखो तीसरी विशेषता, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझना है आपको। तो देखो तीसरी विशेषता क्या है, हमने पढ़ा है अभी पीछे पढ़ा है कि जो कार्बन होता है, कार्बन है कितने नंबर पे, 6 नंबर पे आता है। तो ये क्या कर सकता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तब किसके रूप में चला जाएगा, नियोन के रूप में चला जाएगा, या फिर ये क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे, त्याग कर दे। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो किस में चला जाएगा, हीलियम के रूप में चला जाएगा। तो अब इसके लिए तो मजबूरी बन गई कि कौन सा हम ग्रहण करें, कौन सा हम त्यागें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, कार्बन है वो क्या करता है, ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ना ही ग्रहण करता है। ठीक है, मतलब बहुत ही कम कंडीशन होती है जिसमें त्यागता है या ग्रहण करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। मैंने पहले बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाता है, पूरा एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तत्व और एक इलेक्ट्रॉन पूरा तत्व ग्रहण कर लेता है, तब वहां पर आयनिक बंध बनता है। जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, साझेदारी होने का मतलब समझ गया ना आप, कि इसे एक ने बोला मेरे जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा, दूसरे ने बोला मेरे को जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा। ठीक है, हमारा दोनों का काम है वो चल जाएगा। तो इस प्रकार से साझेदारी होगी वहां पर। तो साझेदारी करता है, कौन करता है, कार्बन साझेदारी करता है, कभी भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग वगैरह वो नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, जितने बाह्यतम कोष में होंगे उतने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। और कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, ये नाभिक, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष। पहले कोष में 2 भर सकते हैं,
ठीक है, आपको एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ने हैं। दूसरे में कितने बढ़ सकते हैं, दूसरे में अब 6 दो तो बढ़ दिए 6 में से, अब बीच बचे कितने, 4 बचे। इसका मतलब इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बायतन कोष में, 1 2 3 और 4। इसका मतलब कार्बन है वो मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। और अब बताओ मेरे को इसको जरूरत कितनी रहेगी, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत रहेगी ना, क्योंकि यहाँ पर इसके बाह्यतम कोष में मैंने बोला है कि प्रत्येक तत्व अपने बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी रहेगा। तो कहने का मतलब कार्बन का अष्टक तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक उसके साथ में वो 4 इलेक्ट्रॉन ना जुड़ जाए। अब देखो यहाँ पर अलग अलग कंडीशन देखते हैं कि जो ये 4 इलेक्ट्रॉन है वो किस किस प्रकार से संयोजित हो सकते हैं किसी अन्य तत्वों के साथ में। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं एकल संयोजी परमाणु। जब कार्बन है वो एकल संयोजी परमाणु से जुड़ा हो, जब कार्बन एकल संयोजी परमाणु से जुड़ा। अब एकल संयोजी मतलब क्या हो गया कि वे तत्व या वे परमाणु जिसकी संयोजकता एक होती है, वे तत्व या वे परमाणु जिसकी संयोजकता एक होती है। और संयोजकता की परिभाषा क्या होती है, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, संयोजकता होती है, या फिर 8 में से घटा दो वही उसकी संयोजकता होती है। तो इसका मतलब बाह्यतम कोष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं का आधार पर हम बोल सकते हैं वो एक संयोजी होगा, द्विसंयोजी होगा। ठीक है, तो बताओ जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में होते हैं ये आपका पहला कोष, तो इसी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन है वो एक संयोजी है, द्विसंयोजी है, दो संयोजकता वाला है, एक संयोजकता वाला है। तो हमने पढ़ रखा है भाई ये क्या एक संयोजकता, और अभी बता दिया एक संयोजी है। इसका मतलब जो कार्बन परमाणु एक संयोजी परमाणु के साथ में जुड़ा हो तब यहाँ पर क्या होगा कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो हम बनेंगे सामान्य संरचना, एक क्या बनेंगे हम सामान्य संरचना, और एक बनेंगे हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करो, जो मुख्य है भाई कार्बन, जो कार्बन के मतलब क्या जुड़ रहे हैं, 4 है वो एकल संयोजी परमाणु जुड़ रहे हैं ना। तो यहाँ पर सबसे पहले कार्बन लिखो। अब कार्बन के बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है उसको लिखो। तो 1 2 3 4। अब आप सोचोगे कि मैंने इनको अलग अलग क्यों लिखा, मैं इन डॉट, ये डॉट है वो इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर, एक डॉट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, मैंने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा, ठीक है, तो ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 4 एकल संयोजी परमाणु जुड़ेंगे, अभी आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने 1 2 3 और 4 रख दिए। अब इसके साथ में 4 एकल परमाणु, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका एकल संयोजी परमाणु, तो जैसे हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, अभी देखा था 1। तो उस एक इलेक्ट्रॉन को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, बिंदु से प्रदर्शित करेंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को बिंदु की तरह रखना और फिर उसकी संरचना का निर्माण करना। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाएगी। तो ये एक हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पर क्या इसका पूरा अष्टक हो गया भाई, 4 तो कार्बन के खुद के हो गए, 1 2 3 4 और एक ही हुआ है अभी, तो मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो एक हाइड्रोजन और रहेगा। ये लो एक हाइड्रोजन आ गया, इसके भी बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक हाइड्रोजन और आएगा, उसके भी बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन और आएगा तो उसके भी बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर सबसे पहले कार्य होता है कि आप जो तत्व जोड़े हैं या जो परमाणु जोड़े हैं उनका अष्टक पूर्ण करवाओ। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है तो सबसे पहले इसी का अष्टक पूर्ण करवाएंगे, और हाइड्रोजन का अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, 8 की नहीं आवश्यकता होती है, कितने की, उसको तो हीलियम के रूप में जाना है ना भाई, कौन से उसको आगे नियोन के रूप में जाना, तो उसको हीलियम के रूप में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। इसका मतलब हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। आप क्या करो, इसका एक तो इलेक्ट्रॉन कार्बन वाला और एक खुद वाला, तो ये इस प्रकार से करके आप गोला बना दो। यहाँ पर इस हाइड्रोजन की बात करें तो इस हाइड्रोजन की भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये गोला बना दो, ये इसके लिए भी गोला बना दो, यहाँ पर ये गोला बन गया। अब देख लो प्रत्येक हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। देखो इस हाइड्रोजन के पास में 1 2, तो ये हाइड्रोजन स्थायी हो गया, इसके पास में भी 1 2 1 2 1 2 सबके पास में 1 2। अब बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन के पास में 1 2 3 और 4 तो खुद के थे और 4 इनके ले लेंगे। तो कैसे लेंगे, इस प्रकार से गोला बनाना पड़ेगा कि आपके ये जो हाइड्रोजन वाले मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है उसके साथ में आ जाए। अब आप बड़े वाले गोले को देखो, बाकी सबको भूल जाओ। तो बड़े वाले गोले में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या कार्बन का अष्टक पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ, कार्बन का अष्टक पूर्ण हो गया ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बनती है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनती है। और यहाँ पर देख लो कार्बन के साथ में 4 एकल संयोजी परमाणु जुड़े हैं, देखो एकल संयोजी परमाणु। ठीक है, तो और अगर इसकी हम सामान्य संरचना बने कि किस प्रकार से बनेगी,
तो सामान्य संरचना बनेगी आपकी। मैंने बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो वहां पर एक बंध बनता है, बंध मतलब इस प्रकार से बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब इस बॉन्ड में क्या होता है, ये बॉन्ड कब बनता है, जब एक तत्व का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे तत्व का एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होता है ना, तभी यहाँ पर बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा, बस ये हम इलेक्ट्रॉन ये गोले वाले बनाएंगे नहीं, सीधे क्या लिख देंगे, CH और H, ये होगी सामान्य संरचना। तो जब कार्बन परमाणु एक मतलब एकल संयोजी परमाणु से जुड़ा हो तब कुछ इस प्रकार से वो संयोग करेगा, ठीक है। ये जो बना ना ये बंध, ये इसको सहसंयोजक बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सहसंयोजक बंध। जब इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है ना, दोनों तत्वों के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, तब वहां पर सहसंयोजक बंध बनता है। और मतलब कहने का मतलब एक बंध के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बंध के अंदर है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो उस वाले परमाणु का, एक इस वाले परमाणु का। अब बात करते हैं अगला कि जब कार्बन है एक एकल संयोजी, दूसरे कंडीशन बात करते हैं, तीसरे के अंदर ये, ठीक है। पहली कंडीशन में बात कर ली थी, अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। तो कार्बन जब एक द्विसंयोजी वे 2 एकल संयोजी परमाणु से संयोग करता है। अब कैसे, मतलब आपको एक कार्बन लेना है और उस कार्बन के एक तो द्विसंयोजी जोड़ना है और एक क्या जोड़ना है आपको, सॉरी 2 क्या जोड़ना है आपको, एकल संयोजी जोड़ना है। अब इसका एक उदाहरण देखो, HCHO, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। इसका क्या नाम होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। क्या नाम होता है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो फॉर्मेल्डिहाइड में देखो कार्बन है वो किस प्रकार से, मतलब एक द्विसंयोजी कैसे, तो ये कार्बन लिखा। अब कार्बन के क्या करना है आपको, कार्बन के 2 एकल संयोजी जोड़ने हैं। तो एकल संयोजी कौन कौन से होगी आपके 2 एकल संयोजी, हाइड्रोजन क्या एकल संयोजी होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दो। तो कार्बन के पहले तो आयतन कोश में देख लो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 और 2 को मैंने साथ लिख दिया। अब क्यों लिखा वो पता चल जाएगा आपको अभी। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 एकल संयोजी मतलब एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन 2 हो गए, ये एकल संयोजी, ये भी एकल संयोजी, कितने एकल संयोजी होगी, 2 एकल संयोजी, तो ये भी 2 एकल संयोजी। तो यहाँ पर इसका हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, पहले इसका अष्टक पूर्ण करवा दो, ये लो हाइड्रोजन का अष्टक पूर्ण। अब बात करते हैं आगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, हमारे को तो कंडीशन लगा दी कि 2 ही होने चाहिए एकल संयोजी और एक क्या होना चाहिए, द्विसंयोजी। मतलब कहने का मतलब एक ऐसा तत्व लेना है जिसकी संयोजकता 2, कहने का मतलब संयोजकता 2 होने का मतलब उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 2 उपस्थित हो, या उसको 2 की आवश्यकता हो, ठीक है। 8 भाई संयोजकता का मतलब हम 2 परिभाषा देते हैं, या तो उसके बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन है वो संयोजकता कहलाएंगे, फिर 8 में से घटा के उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश। तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो पहले में 2 बढ़ दिए, इसमें कितने बढ़ गए, 6 बढ़ गए। तो इस कोश की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या इसको 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है क्या, और नहीं है ना, कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, इसको केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। अब यहाँ पर माइनस प्लस की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको तो साझेदारी करनी है, आपको तो यहाँ पर चेक करना है कि इसको आवश्यकता कितनी इलेक्ट्रॉनों की, ऑक्सीजन को कितने की आवश्यकता होती है अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए, 8 करने के लिए इसको कितने की आवश्यकता होगी, 2 की आवश्यकता होगी। तो ये मतलब 2 ही सही क्या करेगा, संयोग करेगा। तो ये तो ऑक्सीजन लिख दिया। अब ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है वो लिखने पड़ेंगे। तो 2 तो सीधे के सीधे किसके साथ जुड़ जाएंगे, कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे। और जो बाकी बच गए, कितने बच गए, 2 तो यहाँ पर जुड़ गए, और जो बाकी कितने बच गए भाई, 2 ऑक्सीजन के 2 जुड़ गए, तो बाकी 6 में से 2 जुड़ गए, तो बाकी 4 बचे ना। अब 4 को आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 दे, जब भी इलेक्ट्रॉन है वो 2 दे के जोड़े के रूप में रहते हैं, जैसे 1 2 3 4, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, 2 दे के जोड़े के रूप में लिखना है। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की संयोजकता पूरी कर दो। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 तो इलेक्ट्रॉन है, और उसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 2 किसके ले लेंगे, वो कार्बन का ले लेगा, और ये इस प्रकार से ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण हो गया ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण। अब यहाँ पर कार्बन का अष्टक पूर्ण करो, तो कार्बन क्या करेगा, 1 2 3 4 खुद के पास में, और 4 फिर 5 6 और 7 और 8 ये ले लेगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये गोला बनाना है। तो ये होगी कार्बन की संयोजकता पूरी। और इसको अगर हम ऐसे लिखे तो कैसे बनेगा, देखो ये C डबल बॉन्ड O, और ये बन गया आपका H, और ये H, ठीक है। ये बंद ऐसे टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, उससे क्या भाई ये यहाँ से ऐसे घूम सकता है, हाइड्रोजन कहीं पर भी ऐसे आ सकता है, ठीक है। तो ये बन गया आपकी, ये होगी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना फॉर्मेल्डिहाइड की।
और ये होगी सामान्य संरचना। और ये कौन सा हो गया, इसका दूसरा गुणधर्म हो गया जब कार्बन परमाणु एक द्विसंयोजी और एक एकल संयोजी परमाणु से संयोग करता है। अब देखो आगे, इसी की तीसरी कंडीशन देखते हैं। तो तीसरी कंडीशन में देखो क्या होगा, जब कार्बन एक एकल संयोजी वे एक त्रिसंयोजी से जुड़ा हो, त्रिसंयोजी। तो जैसे बात करते हैं HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो कार्बन, पहले इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना लेते हैं कार्बन। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जब कार्बन एक एकल संयोजी, एकल संयोजी एक कौन सा हमारा हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन जोड़ दिया हमने। अब कार्बन के बाह्यतम कोश में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने एक तो जोड़ दिया। अब बोला जा रहा है एक त्रिसंयोजी, एक त्रिसंयोजी जुड़ेगा तो मतलब कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ किसी अन्य से जुड़ेंगे, ठीक है। जैसे एक मतलब दो मतलब एक द्विसंयोजी था तो वहां पर दो है वो क्या हो गए थे, आपके कार्बन के इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए थे, ठीक। अब यहाँ पर एक त्रिसंयोजी बोला, इसका मतलब कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन एक किसी तत्व के साथ में जुड़ेंगे। क्या नाइट्रोजन त्रिसंयोजी होता है कि नहीं होता, देख लेते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, ये नाभिक, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, अब 7 में से 2 बढ़ दिए, कितने बचे, 5 बचे, तो इसके मतलब 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पर बताओ, अगर नाइट्रोजन को अपना अष्टक पूर्ण करना है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हो, अष्टक पूर्ण करने के लिए 5 तो है और 3 उसको यहाँ पर लेने की आवश्यकता होगी। इसका मतलब यहाँ पर इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। इसका मतलब ये क्या है, त्रिसंयोजी है। इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बना दिया। अब यहाँ पर त्रिसंयोजी है तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ में जुड़ जाएंगे और भाई 5 में ये ध्यान रखना, जो भी नाइट्रोजन है तो आपको क्या करना है, जो बाह्यतम कोष वाले होते हैं उन्हीं को पहले लिखना होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बाह्यतम कोष में नाइट्रोजन के 5 है, तो 1 2 3 4 और 5। तो 3 आपने ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि ये कार्बन के साथ में जुड़ जाए, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं मर्जी के ऐसे बना दी जैसे भी मर्जी, ऐसा नहीं करना है। और देख लो 2 को हमने एक साथ रखा है क्योंकि आपको नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉनों क्या रखना है, जोड़े के रूप में रखना। अब इसकी संयोजकता पूरी करवा दो, ये अभी हाइड्रोजन की संयोजकता पूरी, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ। और नाइट्रोजन करवाओ, नाइट्रोजन को 3 की आवश्यकता है तो ये बन गया। अब देखो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, इस गोले में देख लो 1 2 3 4 5 और 6 7 8 है पूरे। अब कार्बन करवा दो तो कार्बन का ये होगी इस प्रकार से। और अगर सामान्य संरचना बनाओगे तो क्या बनेगी, ये H बन जाएगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और ये N आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरी कंडीशन। अब चौथी कंडीशन देखते हैं, जो अंतिम कंडीशन है। चौथी कंडीशन आपकी क्या, जब 2 द्विसंयोजी से जुड़ा हो, मतलब इस बार केवल क्या रहेंगे, 2 द्विसंयोजी रहेंगे, जैसे CO2। तो इसमें देखो कार्बन, अब 2 द्विसंयोजी बात हो रही है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन साथ में रहेंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में 4 ही होते हैं, 1 2 1 2। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं, होते कि नहीं होते, 8 होते हैं। 8 में से 2 पहले कोष में, बाह्यतम कोष में 6, इसका मतलब बाह्यतम कोष में ऑक्सीजन 6 होते हैं, जिनमें से 1 2 3 4 तो ऐसे लिख दिए और 2 बंद बना लेंगे। इसी प्रकार से एक ऑक्सीजन होगा जिसके 2 तो बंद बना लेंगे और 4 इस प्रकार से ले जाएंगे। तो पहले इस ऑक्सीजन की संयोजकता पूरी देखो। अब इस डब्बे में देखो क्या है, गोले के अंदर देखो 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसके अंदर भी देखो कितने 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब कार्बन की संयोजकता पूरी बना दो, ये कार्बन बनेंगे। और इसको अगर आप सामान्य संरचना में लिखोगे तो ये बनेगा आपका कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये होगी आपकी चौथी कंडीशन। तो ये होगी कार्बन की कुछ विशेषताएं। अब जो अगली विशेषताएं हैं उनका हम अध्ययन है वो अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हमें करेंगे। तो कार्बन वाला ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है ताकि वो कितने के साथ में मतलब जुड़ सके।